हेलो एवरीवन। तो चलिए अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर 2 है और चैप्टर है हमारा चार्जेज। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने मकसद बताया था आपको इस चैप्टर के यहाँ होने का मकसद क्या है कि ये कंपनी एक्ट में जो चार्जेज चैप्टर है वो आपको राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेगा कि चार्ज होल्डर है एक, इसके अलावा जो बोरोवर है तो उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी लोन को लेने का, जो बोरोवर है बदले में एज ए सिक्योरिटी अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता है तो उनके जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनके बारे में जो डिस्कशन है, अगर प्लेज का है तो वो डिस्कस होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर मॉर्गेज है तो वो दूसरे एक्ट में डिस्कस होगा। तो यहाँ जो मकसद है वो यहाँ पर कुछ और मकसद है कि कंपनी कभी भी अगर उधार लेगी बदले में अपनी प्रॉपर्टी अगर वो गिरवी रखवाएगी, चाहे वो इंडिया की प्रॉपर्टी है चाहे आउटसाइड इंडिया है, तो उसे अपने चार्ज को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो आज हम वो पढ़ेंगे। कल की क्लास में तो हमने ये पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरीके के होते हैं। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स चार्ज है, एक फ्लोटिंग चार्ज है। फिक्स चार्ज में क्या होता है, कंपनी के पास ये पावर नहीं रहती कि वो अपने तरीके से प्रॉपर्टी को डील कर पाए। एक सर्टेन प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखवाई जाती है। और फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, क्लास ऑफ एसेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है वो गिरवी रखवाई जाती है। और कंपनी इस बारे में भी फ्री है कि जैसे भी वो चाहे तो उसमें वो डील कर सकती है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रॉपर्टी रखवाई गई हैं चार्ज होल्डर के पास गिरवी, तो कंपनी फ्री है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसे डील कर सके जब तक कि फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट नहीं हो जाता फिक्स्ड चार्ज में। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैंने बताया था कि उस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। जल्दी से बताइएगा यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बार बार केस स्टडी के माध्यम से पूछा जाता है। और जो केस स्टडी आती है सी पॉइंट में से ज़्यादा आती है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किन किन केसेज में फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज होता है। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, कंपनी अगर गोइंग कंसर्न नहीं रही है, या कंपनी के बिहाफ पर मतलब डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पर रिसीवर अपॉइंट हो गया है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि कंपनी अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है रीपेमेंट ऑफ लोन में एंड जो चार्ज होल्डर है कुछ स्टेप उठा लेता है, तो वो पॉइंट जब मतलब वो जो पॉइंट है जब चार्ज होल्डर स्टेप उठा लेता है तो वो है आपका क्रिस्टलाइजेशन। इसका जो इफेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार बार आता है। इसमें क्या होता है देखिएगा, अभी हम प्रायोरिटी पढ़ेंगे। कल हमने प्रायोरिटी नहीं पढ़ी थी, प्रायोरिटी ऑफ चार्ज, कि अगर एक ही प्रॉपर्टी पर फिक्स्ड चार्ज भी है और फ्लोटिंग चार्ज भी है तो लॉजिकल भी आप बता सकते हैं। इसी का आप बताइएगा कि सेम प्रॉपर्टी पर अगर एक फिक्स्ड चार्ज है और एक फ्लोटिंग चार्ज है तो किसकी प्रायोरिटी पहले रहेगी। माइक ऑन करके आप बता दीजिएगा। अगर एक प्रॉपर्टी पर फिक्स्ड चार्ज भी है और फ्लोटिंग चार्ज भी है तो किसकी प्रायोरिटी पहले रहेगी, तो फिक्स्ड चार्ज की रहेगी, जैसा कि आपका आंसर है। अगर फ्लोटिंग चार्ज पहले दिया गया है और फिक्स्ड चार्ज बाद में दिया गया है तब बताइएगा। अगर पहले फ्लोटिंग चार्ज में वो प्रॉपर्टी गिरवी है और बाद में उसके ऊपर फिक्स्ड चार्ज क्रिएट किया गया है तो किसकी प्रायोरिटी पहले रहेगी। सैफ अली आप बताइएगा। तो इसी का जवाब है फ्लोटिंग। सैफ अली आप बताइएगा, अगर फ्लोटिंग चार्ज पहले है और फिक्स्ड चार्ज बाद में है तो किसकी प्रायोरिटी पहले रहेगी, किसकी प्रायोरिटी पहले रहेगी। तो सैफाली कह रही हैं फिक्स्ड चार्ज की। वेरी गुड सैफाली। तो इसी का आपका जो आंसर है वो रॉन्ग है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जो प्रायोरिटी है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम रहती है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि अगर सेम प्रॉपर्टी फिक्स्ड और फ्लोटिंग है तो आपका जवाब फिक्स्ड था, तो इसका मतलब है जब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा तो मुझे आपके जो मन में चल रहे हैं विचार वो क्लियर हो गए हैं
कि आप अकॉर्डिंग टू द टाइम को प्रायोरिटी मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर सेम प्रॉपर्टी फिक्स्ड और फ्लोटिंग में है तो पहला जो प्रायोरिटी रहती है चार्ज होल्डर की, तो जिसके पास फिक्स्ड चार्ज है उसकी प्रायोरिटी पहले रहती है और जिसके पास फ्लोटिंग चार्ज है उसकी प्रायोरिटी बाद में रहती है, अकॉर्डिंग टू द टाइम नहीं रहती। हाँ, अगर सेम प्रॉपर्टी पर फिक्स चार्ज है और दोबारा भी फिक्स चार्ज दिया गया है, उस पर फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज आपने नाम सुने होंगे। तो फर्स्ट मॉर्गेज का मतलब है पहले प्रॉपर्टी जिसे गिरवी रखवाई गई है तो उसके पास फर्स्ट अधिकार है, पहला राइट है कि वो अपना लोन को रिकवर करे उस प्रॉपर्टी को बेच के, और जिसके बाद में प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई गई है उसके पास सेकंड राइट रहता है कि पहले फर्स्ट मॉर्गेज जो मॉर्गेजी है वो अपना लोन रिकवर करेगा और उसमें से कुछ बच जाएगा तो सेकंड मॉर्गेजी के पास उस प्रॉपर्टी से जो बेच के पैसा आएगा वो अपना लोन रिकवर कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम तब है अगर सेम चार्ज हो, यानी कि बार बार फिक्स चार्ज हो। लेकिन अगर फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज की बात है तो पहला राइट जो रहता है वो फिक्स्ड चार्ज होल्डर का रहता है। अब इस केस को समझिएगा आप, मतलब ये लिखा हुआ भी है, मैं दिखला दूंगा आपको। एक कंपनी रेज्ड ए लोन, बार बार ये क्वेश्चन आता है। कंपनी रेज्ड ए लोन बाय इशूइंग डिबेंचर एंड अंडरटुक टू repay the principal at a distant date and interest on fixed date half yearly। कंपनी ने एक लोन लिया और बदले में डिबेंचर इशू कर दिए एज ए सिक्योरिटी और डिबेंचर को सिक्योर्ड कर दिया एंड अंडरटुक टू repay the principal at a distant date। डिस्टेंट डेट मतलब किसी और दिन, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली आपको मिलता रहेगा। द कंपनी चार्ज बाय वे ऑफ फ्लोटिंग चार्ज all its property present and future in favor of the डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर का पेमेंट होगा नहीं होगा इसके लिए सिक्योरिटी बाय वे ऑफ फ्लोटिंग चार्ज जो है क्रिएट किया गया कंपनी के द्वारा। तो फ्लोटिंग चार्ज में प्रेजेंट एंड फ्यूचर सारी एसेट गिरवी रखवाई जाती हैं, जो भी क्लास आप रख रहे हैं। द डिबेंचर्स होल्डर वर गिवन टू द राइट टू एनफोर्स द सिक्योरिटी इफ द इंटरेस्ट इज नॉट पेड विद इन 3 months ऑफ द ड्यू डेट। अब देखिए, जैसे डिबेंचर का रिपेमेंट से 10 ईयर्स बाद होना है, ठीक है, तो लेकिन ईएमआई का भी हो सकता है कॉन्सेप्ट हो, लेकिन नॉर्मली डिबेंचर्स के केस में ईएमआई का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, लेकिन हाफ ईयरली इंटरेस्ट तो दिया ही जाना है। अब क्या चार्ज होल्डर 10 साल बाद ही एक्शन ले? अगर कंपनी प्रिंसिपल तो चलो 10 साल बाद देना है, लेकिन इंटरेस्ट तो हाफ ईयरली देना है, तो एक क्लोज और रख दी गई है कि अगर कंपनी से 3 इंटरेस्ट में डिफॉल्ट हुआ, मतलब 3 मंथ के इंटरेस्ट में डिफॉल्ट हुआ ड्यू डेट से, तो चार्ज होल्डर एक्शन ले सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को बेच के वो एक्शन ले सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसी क्लोज थी। कंपनी फेल्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट एंड द 3 month एक्सपायर। कंपनी जो है ड्यू डेट से पे इंटरेस्ट देने में असफल रही, वो 3 महीने गुजर गए। तो यानी कि इस समय चार्ज होल्डर, यानी कि जिन लोगों ने लोन दिया होगा या जो इस समय डिबेंचर होल्डर हैं, तो उनके पास ये राइट आ गया है कि वो एक्शन ले सकते हैं। फ्लोटिंग चार्ज में जो एसेट गिरवी रखी हुई हैं उन्हें अपने पोजेशन में ले सकते हैं। बट द डिबेंचर होल्डर टुक नो स्टेप टू एनफोर्स द सिक्योरिटी। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए कि जो 3 महीने खत्म हुए हैं वो खत्म हुए हैं 1 सितंबर को। 3 महीने एक्सपायर हो गए, 3 month एक्सपायर्ड हो गए। इरेट के लिए 3 month एक्सपायर्ड हो गए। तो अगर चार्ज होल्डर चाहते, यानी डिबेंचर होल्डर चाहते, तो स्टेप ले सकते थे, ठीक है ना। अभी ये क्या है? अभी ये फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज है ये। इरेट के लिए अगर किसी भी एसेट पर फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज होता है तो पहला राइट किसका होता है? फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज वालों का होता है। अगर दोनों पर फिक्स है तो प्रायोरिटी फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम दी जाती है। तो 1 सितंबर को 3 मंथ एक्सपायर हो गए। इसी दौरान 5 सितंबर को कंपनी ने जो फ्लोटिंग चार्ज में एसेट गिरवी रखी थी डिबेंचर होल्डर को, वो प्रॉपर्टी किसी को फिक्स्ड चार्ज में दे दी, फिक्स चार्ज में दे दी। इरेट के लिए क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि 1 सितंबर को 3 महीने एक्सपायर हो गए, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स टुक नो एक्शन अगेंस्ट द कंपनी टू रिकवर हिज लोन।
तो अभी फ्लोटिंग चार्ज ही रहेगा। अगर ये एक्शन ले लेते तो फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट हो जाता फिक्स्ड चार्ज में, लेकिन उनके एक्शन लेने से पहले ही कंपनी ने सेम प्रॉपर्टी किसी और से लोन लेके उसे सेम प्रॉपर्टी फिक्स्ड चार्ज में गिरवी रखवा दी, और डिबेंचर होल्डर ने जो एक्शन लिया वो 9 सितंबर को एक्शन लिया, एक्शन टेकन बाय डिबेंचर होल्डर। जो डिबेंचर होल्डर ने एक्शन लिया वो 9 सितंबर को लिया, तो 9 सितंबर को डिबेंचर होल्डर के पास भी जो चार्ज आएगा वो फिक्स्ड चार्ज वाला आएगा। इट क्लियर? क्योंकि 9 सितंबर इज द डेट व्हेन फ्लोटिंग चार्ज कन्वर्ट्स इनटू ए फिक्स्ड चार्ज। अब ये दो फिक्स चार्ज हो गए, ठीक है ना, लेकिन प्रायोरिटी कौन से वाले की होगी बताइए? डिबेंचर होल्डर्स ये कहेंगे कि क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पहले गिरवी रखी हुई थी तो हमारी प्रायोरिटी पहले है, और जो दूसरे जिन्हें 5 सितंबर को जिससे लोन लिया गया था वो बंदा ये कहेगा कि मेरी प्रायोरिटी इस प्रॉपर्टी पर पहले है। तो किसकी कंटेंशन वैलिड मानी जाएगी? अब आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो प्लीज टेल मी कि किसकी कंटेंशन वैलिड मानी जाएगी? जो 5 सितंबर को लोन दे रहा है वो सही है या डिबेंचर होल्डर सही हैं? सैफाली कह रहे हैं पहले वाले की। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया पहले वाले का मतलब क्या है। पहले डिबेंचर होल्डर्स हैं या जो लोन दे रहा है? 5 सितंबर को जिसने लोन दिया है, वेरी गुड। तो क्योंकि 5 सितंबर को जो डिबेंचर होल्डर के पास राइट था वो फ्लोटिंग चार्ज वाला था, और 5 सितंबर तो को किसी और के पास फिक्स चार्ज आ गया, तो जो 5 सितंबर को फिक्स चार्ज इसके पास आया उसकी कंटेंशन जो है वो वैलिड मानी जाएगी। तो देखिएगा, द कंपनी देन मॉर्गेज इस प्रॉपर्टी बिफोर द डिबेंचर होल्डर हैड टेकन एनी स्टेप। द कंपनी देन मॉर्गेज इस प्रॉपर्टी बिफोर द डिबेंचर होल्डर हैड टेकन एनी स्टेप, यानी कि कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया किसी और को बिफोर द डिबेंचर होल्डर हैड टेकन एनी स्टेप। It was held that the mortgage was valid and had priority over the debenture holder. The court observed that real crystallization takes place not on the default but on intervention by debenture holder after the default. यानी कि कोर्ट ने ये माना कि रियल क्रिस्टलाइजेशन 1 सितंबर को नहीं हुआ, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, 3 महीने एक्सपायर हो गए, लेकिन रियल क्रिस्टलाइजेशन नॉट बिकॉज ऑफ कंपनी डिफॉल्ट बट बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन बाय द चार्ज होल्डर होता है। इट क्लियर? और सबसे ज्यादा जो केस आता है वो इस थर्ड पॉइंट से ही आता है जो मैंने आपको समझा दिया। जल्दी से बताइएगा यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, इनवैलिडेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनवैलिडेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। देखिए, फ्लोटिंग चार्ज की अपने आप में कुछ यूज तो है ही कि अगर चार्ज होल्डर का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है तो चार्ज होल्डर प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में लेके अपना पैसा रिकवर कर सकता है, एक्शन ले सकता है समय रहते हुए। लेकिन एक सेक्शन है जो ये बताता है कि कुछ परिस्थितियों में अगर आप कंपनी की प्रॉपर्टी पर फ्लोटिंग चार्ज देंगे तो वो इनवैलिड होगा, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं होगी, जो चार्ज होल्डर है वो अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा। ऐसा क्यों है क्या कहा गया? इसका लॉजिक भी है। पहले तो इस सेक्शन पढ़ लेते हैं कि सेक्शन क्या कह रहा है कि कंपनी कभी भी लिक्विडेशन में गई उससे 12 महीने पहले अगर आपने किसी को चार्ज दिया है फ्लोटिंग चार्ज पर तो वो इनवैलिड माना जाएगा, 2 कंडीशन को छोड़कर, यानी कि 2 कंडीशन में वो वैलिड माना जाएगा। अगर विद इन 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप अगर कंपनी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाती है किसी भी चार्ज होल्डर के पास तो वो चार्ज इनवैलिड है। फ्लोटिंग चार्ज अगर होगा वो इनवैलिड है, लेकिन 2 केस में वो वैलिड है। अगर कंपनी उस समय सोलवेंट थी, यानी कि अगर इंसॉल्वेंट हुई तो विद इन 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप इफ कंपनी वांट टू क्रिएट फ्लोटिंग चार्ज
तो देन दिस फ्लोटिंग चार्ज इज इनवैलिड अगर कंपनी इंसॉल्वेंट थी उस समय, यानी कि कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट। या दूसरा केस है, अगर जिस समय चार्ज क्रिएट किया गया था अगर सॉल्वेंट है तो विद इन 12 मंथ वाला भी जो चार्ज है वो वैलिड रहेगा। और दूसरा केस है, अगर कंपनी को उसी जब चार्ज क्रिएट किया गया है तो उसी समय कुछ लोन चार्ज होल्डर ने दिया है तो उसके लिए भी वो वैलिड रहेगा। तो लॉजिक क्लियर होता है इससे। कई बार क्या होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव से कुछ उधार लेते हैं कंपनी के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो उनका पैसा डुबवाना चाहते हैं, लेकिन कंपनी को नीड है और वो ये भी नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई जाए, क्योंकि आज अपने मित्रों से हम अपने रिश्तेदारों से इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि बिना सिक्योरिटी के भी पैसा दे सकते हैं। क्यों अननेसेसरली कंपनी की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई जाए? हो सकता है कहीं और दूसरे आदमी से लोन लेने की जरूरत पड़े तो प्रॉपर्टी वहां गिरवी रखवाई जा सकती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन वास्तव में जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाने वाली है, इंसॉल्वेंट होने वाली है, तो पहले से जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उन्हें आभास होने लगता है इस बात का कि बहुत ज़्यादा दिनों तक अभी चलने वाली नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं कंपनी पर। तो उन्हें अपने रिश्तेदारों का, मित्रों का ध्यान आता है कि कल को अगर इनका पेमेंट नहीं चुकाया गया तो ये तो सिक्योर्ड है ही नहीं, ये तो सिक्योर्ड नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो पुराने डेट्स हैं, ठीक है ना, जो अनसिक्योर्ड थे अपने रिश्तेदारों के, मित्रों के, तो उन्हें सिक्योर करना शुरू कर देते हैं बाय क्रिएटिंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। यानी कि जो पास्ट डेट है, अगर किसी मित्र से, अपने रिश्तेदार से आप आज 10 लाख रुपए ले रहे हैं और बदले में फ्लोटिंग चार्ज आपने गिरवी रखवा दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना, वो हम अलाउ कर रहे हैं। चाहे चार्ज क्रिएट करने के 6 महीने बाद ही कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां एक जेन्युइन केस नजर आता है। लेकिन वो जेन्युइन केस नजर नहीं आता कि आपने अभी 8 महीने पहले अपने पुराने जो पास्ट डेट्स हैं, यानी कि लोन लिया था आपने 2 साल पहले, 4 साल पहले, उस समय तो आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई नहीं थी, और आज बिना उनसे कुछ लिए दिए आप उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। और देखा क्या गया कि जब आपने उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, उसके 8 महीने के बाद ही आप लिक्विडेशन में चले गए, वाइंडिंग अप में चले गए। तो यहां नियत पर शक होता है। तो इस वजह से उन्होंने कह दिया ये जो चार्ज होगा ये इनवैलिड होगा, यानी कि ये लिक्विडेशन के समय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। 2 केस को छोड़कर, या तो आप कंपनी साबित कर दे कि जिस समय हमने चार्ज क्रिएट किया, पास्ट डेट पर भी क्रिएट किया, उस समय हम सोलवेंट थे, यानी कि उस समय फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी थी कि एसेट हमारे पास काफी थी, लायबिलिटी उस दिन हमारे पास कम थी, तो हम ये मान लेंगे कि नियत आपकी खराब नहीं है। लेकिन उस समय आप इंसॉल्वेंट थे, यानी कि यहां से पता लग रहा है कि नियत आपकी खराब है और आप बाकी क्रेडिटर के मुकाबले अपने जो सगे संबंधी है वो बायस्ड हैं और उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, और बाकी जो क्रेडिटर हैं बेचारे वो अनसिक्योर्ड रहेंगे। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद तो मैं लाइन बाय लाइन आपको टेक्स्ट पढ़ाता हूं। कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से मुझे बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। सैफाली आपने क्या लिखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जल्दी से बताइएगा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। बेटा इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, आप माइक ऑन कर लीजिए, क्योंकि अननेसेसरली टाइम वेस्ट होता है। देख लीजिएगा, ए फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी विद इन 12 months बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप shall be invalid except in the following cases. If the company was solvent, financially sound immediately after the creation of the charge,
और इफ द अमाउंट ऑफ लोन वाज पेड टू द कंपनी इन कैश एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज और सब्सिक्वेंट टू द क्रिएशन ऑफ द चार्ज. Thus, in the case of winding up of a company within 12 months of the creation of the floating charge, the charge will be void if the company was insolvent, that is unable to pay its debt at the time of creation of the charge, or the charge was created to secure past debt. As a matter of fact, the very object of this section is to prohibit companies which are insolvent condition from creating any floating charge on their asset to secure past liabilities. Is it clear? एक केस स्टडी है. On 1st January 2013, a company borrowed 50,000 from A. 1 जनवरी 2013 को कंपनी ने 50,000 A से बोरो किए. ए मनी लेंडर विदाउट गिविंग एनी चार्ज ओवर इस एसेट, और बदले में कोई एसेट बदले में कोई एसेट ए को गिरवी नहीं रखवाई गई. आफ्टर 1 ईयर द कंपनी वाज इन नीड ऑफ 1 लाख मोर. 1 साल बाद कंपनी को 1 लाख रुपए की और जरूरत पड़ी. इट बोरोड द अमाउंट फ्रॉम ए ऑन 1st जनवरी 2014. उसने फिर अमाउंट बोरो करी 1st जनवरी 2014 को. इन कंसिडरेशन ऑफ द पास्ट डेट ऑफ 50,000 एंड दिस प्रेजेंट डेट ऑफ 1 लाख टू द कंपनी इशूड डिबेंचर टू ए हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ओवर इस अंडरटेकिंग. तो पहले तो कोई गिरवी रखवाया नहीं गया था, लेकिन अब 50,000 रुपए के बदले में भी जो प्रेजेंटली आप डेट ले रहे हो उसके बदले में भी कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए 1.5 लाख रुपए के, और उन्हें सिक्योर्ड कर दिया बाय वे ऑफ फ्लोटिंग चार्ज टू ए हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ओवर इस अंडरटेकिंग ऑन 15 दिसंबर 2014. अब आप देखिएगा 1st जनवरी 2014 को 1 लाख रुपए उधार लिए गए और बदले में आपने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करा, और वो फ्लोटिंग चार्ज आपने क्रिएट किया 1 लाख रुपए के बदले में भी और 50,000 के बदले में भी. और विद इन 12 मंथ यानी 15 दिसंबर 2014 को एन ऑर्डर वाज इशूड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. इन दिस केस द फ्लोटिंग चार्ज इज वाइड एज टू द पास्ट डेट ऑफ 50,000. यानी कि जो आप समझ रहे हैं कि ये सिक्योर्ड डेट है 50,000 का, तो वो अनसिक्योर्ड माना जाएगा. बट इट इज वैलिड एट टू द फ्रेश डेट ऑफ 1 लाख. द इन केस ऑफ कंपनी फेल्यूर टू रिपे द लोन, अगर कंपनी लोन नहीं पेमेंट कर पा रही, ए कैन एनफोर्स द सिक्योरिटी ओनली फॉर रियलाइजेशन ऑफ इज लोन 1 लाख एडवांस ऑन 1st जनवरी 2014. 50,000 अनसिक्योर्ड रहेंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि वो मिलेंगे नहीं. जैसे बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ ट्रीटमेंट होगा वैसे ही आपके साथ ट्रीटमेंट होगा. आप अनसिक्योर्ड के मुकाबले प्रायोरिटी में नहीं रहेंगे 50,000 के लिए. हाँ, 1 लाख रुपए के लोन के लिए आप प्रायोरिटी में रहेंगे. आप 50,000 के लिए भी प्रायोरिटी में रह सकते थे इसी केस में, अगर क्वेश्चन ये बता देता कि ऑन 50 जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया था यानी कि 1st जनवरी 2014 को कंपनी वाज सॉल्वेंट. अगर ये साफ साफ बता देता तो आप 50,000 को भी एज सिक्योर्ड क्रेडिटर रिकवर कर सकते थे, और एक केस में और रिकवर कर सकते थे अगर 15-20 दिन और बीते जाते. यानी कि 1st जनवरी 2014 को आपने चार्ज क्रिएट किया इन फेवर ऑफ पास्ट डेट ऑफ 50,000 और 12 मंथ बीत जाने दीजिए आप. 1st जनवरी 2015 के बाद अगर ये इंसॉल्वेंसी आती, वाइंडिंग अप आती, तो उस केस में भी ये चार्ज वैलिड था. प्लीज टेल मी कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है. जल्दी से बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. यस सर, तो अगर 1st जनवरी 2014 के 12 मंथ्स बाद वाइंडिंग अप का नोटिस आता तो वैलिड होता 50,000. बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होता बेटा, बिल्कुल वैलिड होता. बस 12 महीने आप गुजर जाने दीजिए तब वो वैलिड हो जाता. अगर विद इन 12 मंथ है तो वो इनवैलिड है. ठीक है ना. और 12 मंथ के अंदर भी एक केस में वैलिड हो सकता है अगर क्वेश्चन ये दे देता कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज आप उस समय सॉल्वेंट थे, तो उस समय भी वो वैलिड हो जाता. ठीक है ना. गुड. अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोरिटीज बिटवीन ए फिक्स्ड चार्ज एंड ए फ्लोटिंग चार्ज. प्रायोरिटीज बिटवीन ए फिक्स्ड चार्ज एंड ए फ्लोटिंग चार्ज, यानी कि फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में किसकी प्रायोरिटी
हम रखते हैं। तो लॉजिकल है ये। अभी मैंने जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी था जब मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन समझा रहा था कि अगर फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक ही एसेट पर दोनों चार्ज हैं तो फिक्स्ड की पहले रहेगी इज रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, यानी कि अगर सेम प्रॉपर्टी पहले फ्लोटिंग चार्ज के रूप में गिरवी रखवाई गई थी, बाद में सेम प्रॉपर्टी किसी और मनी लेंडर को आपने फिक्स चार्ज में गिरवी रखवा दी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो बावजूद इसके कि फिक्स चार्ज बाद में आपने गिरवी रखवाया लेकिन उसकी प्रायोरिटी पहले रहेगी। अगर सेम प्रॉपर्टी पर फिक्स चार्ज है, ठीक है, तो फिर आप टाइम के अकॉर्डिंगली लेंगे कि जिसने पहले लोन दिया था उसकी प्रायोरिटी पहले, जिसे पहले आपने गिरवी रखवाई थी उसकी प्रायोरिटी पहले, और जिसने को आपने बाद में गिरवी रखवाई थी उसकी प्रायोरिटी बाद में। इसी तरीके से अगर सेम प्रॉपर्टी पर दो फ्लोटिंग चार्ज हैं तो यहां पर भी अकॉर्डिंग टू द टाइम ही डिसाइड होगा प्रायोरिटी के बारे में। ये एक कॉमन जनरल प्रिंसिपल है। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कुछ और डिसाइड होगा तो फिर वो लगेगा, क्योंकि एक जुमला जो चलता है लॉ में कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी कि जब आपने पहले प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई डिबेंचर होल्डर को बाय वे ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, तो उस समय तय कर लिया था आपने डिबेंचर होल्डर से कि देखिए अगर हमें बाद में कभी लोन लेने की जरूरत पड़ी किसी और से तो हम किसी और को प्रायोरिटी दे सकते हैं, और डिबेंचर होल्डर्स के लिए रेडी हो गए। तो उस केस में फिर जैसा एग्रीमेंट कहेगा वो लगेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो जो रूल्स मैंने आपको प्रायोरिटी के लिए बताए हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो एक बार स्टडी कर लेते हैं इनकी। Sometimes the specific fixed charge and floating charge are created on the same asset. In such cases, the fixed charge will have the priority over the floating charge if the fixed charge is created before the crystallization of the floating charge. क्या कह रहे हैं? The sometime fixed charge and floating charge are created on the same asset. इस केस में फिक्स्ड चार्ज की प्रायोरिटी रहेगी ओवर द फ्लोटिंग चार्ज जब तक कि फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज ना हो जाए, क्योंकि अगर क्रिस्टलाइज हो गया फ्लोटिंग चार्ज तो वो भी फिक्स्ड में बदल जाएगा। तो जब वो फिक्स्ड में बदल जाएगा तो फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा फिक्स्ड पहले था। इट मे बी नोटेड दैट सब्सिक्वेंट स्पेसिफिक चार्ज होल्डर विल हैव प्रायोरिटी ओवर द फ्लोटिंग चार्ज होल्डर इवन इफ हैड नॉलेज ऑफ द अर्लियर फ्लोटिंग चार्ज। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो सब्सिक्वेंट फ्लोटिंग फिक्स्ड चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज है, वो हमेशा प्रायोरिटी पर रहेगा फ्लोटिंग चार्ज के मुकाबले, बावजूद इसके कि उसे पहले फ्लोटिंग चार्ज की नॉलेज भी थी। यानी कि उसे पता था कि ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी मुझे गिरवी रखवाई जा रही है, जो कंपनी ऑफर कर रही है मुझे मॉर्गेज के रूप में, वो ऑलरेडी कहीं गिरवी है, लेकिन वो बाय वे ऑफ फ्लोटिंग चार्ज है, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है चार्ज होल्डर के राइट पर। सेकंड पॉइंट, समटाइम द कंपनी इज प्रोहिबिटेड बाय द फ्लोटिंग चार्ज होल्डर from creating a subsequent specific charge having priority over the floating charge. In such case, the subsequent specific charge holder who takes the charge with the knowledge of prohibition shall have no priority over the floating charge holder. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज कुछ डिसाइडेड है, तो जहां पे क्या है कि जब पहली बार फ्लोटिंग चार्ज के रूप में प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई गई थी तो उसी समय चार्ज होल्डर ने कंपनी को मना कर दिया था, यानी कि एग्रीमेंट में तय था, तभी उन्होंने लोन दिया कि हमें आप फ्लोटिंग चार्ज के रूप में गिरवी रखवा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सेम प्रॉपर्टी आप कहीं फिक्स चार्ज के रूप में गिरवी रखवा दें, हमें ऐसा डर है, अंदेशा है, तो आप कर तो लीजिए ऐसा, लेकिन हमारे मुकाबले प्रायोरिटी मत दीजिएगा। तो अगर इस बात को क्लियर कट है एग्रीमेंट में, तो उस केस में जब लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पर स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट किया जाएगा, वो चार्ज होल्डर को इसकी जानकारी थी कि पहले फ्लोटिंग चार्ज होल्डर से क्या एग्रीमेंट हुआ था, तो जो सेकंड फिक्स चार्ज वाला है उसके पास कोई भी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। यहां तक बताइए कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, इन दो पॉइंट में कोई क्वेश्चन पूछना हो, प्रायोरिटी की बात हम कर रहे हैं, तो इन दो पॉइंट में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बता दीजिए मुझे। इन दो पॉइंट में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे बता दीजिए। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट देखिएगा, सम टाइम वेरियस स्पेसिफिक चार्ज वर क्रिएटेड ऑन द सेम प्रॉपर्टी इन सीक्वेंस दैट इज वन आफ्टर द अदर। यानी कि सेम प्रॉपर्टी पर स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट किए जा रहे हैं,
तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द टाइम आपकी प्रायोरिटी रहेगी। इन सच केस द स्पेसिफिक चार्ज विच इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज विच इज क्रिएटेड फर्स्ट शैल हैव प्रायोरिटी ओवर द सब्सिक्वेंट स्पेसिफिक चार्ज। Sometimes the specific charge is created on the same property after the crystallization of the floating charge। अभी मैंने बताया कि स्पेसिफिक चार्ज और फ्लोटिंग में पहले स्पेसिफिक की रहेगी, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट किया गया सेम प्रॉपर्टी पर जब पहला फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया। तो इसका इंपैक्ट समझिएगा आप, जब फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया तो वो फिक्स बन गया, तो वो पहला फिक्स बन गया। तो उसके बाद अगर आप सेम प्रॉपर्टी पर फिक्स चार्ज क्रिएट करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी बाद में रहेगी, और जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया उसकी प्रायोरिटी पहले रहेगी। इन सच केसेस द स्पेसिफिक चार्ज शैल नॉट हैव एनी प्रायोरिटी ओवर द फ्लोटिंग चार्ज, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज खुद अपने आप में फिक्स्ड हो गया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऑन क्रिस्टलाइजेशन द फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स्ड दैट इज स्पेसिफिक एंड सब्सिक्वेंट चार्ज हैविंग प्रायोरिटी कैन बी क्रिएटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ सच चार्ज होल्डर। तो जल्दी से बताइएगा ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। दो चीज हम पढ़ चुके हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, तो दोनों का डिफरेंस आपके सामने है, इसे आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बड़ा इजी सा है ये, उसमें आप लिख सकते हैं। जहां तक केस स्टडी के सवाल है तो केस स्टडी क्रिस्टलाइजेशन से बन सकती है या वाइंडिंग अप के विद इन 12 मंथ जो आप चार्ज क्रिएट करते हैं फ्लोटिंग चार्ज, उससे बन सकती है। ये डायरेक्ट केस है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, तो ये आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ द चार्ज, ये जनरल से पॉइंट है, एक बार रीड लगा लेते हैं, कुछ ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको। जनरल पॉइंट है, द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज फिक्स्ड और फ्लोटिंग। कंपनी कैन create charge on all or any of its property which may be movable or immovable present or future। जनरल बात कह रहे हैं कि कंपनी चाहे तो वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा सकती है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Thus the company can also create charge on its book debt as these are part of the company's current asset। बुक डेट का मतलब है डेटर्स के ऊपर भी लोन ले सकती है। इससे क्या होता है, जिनसे लोन लिया है तो जब भी डेटर्स पेमेंट करेंगे तो पहले उनका लोन चुकाया जाएगा डेटर्स के पेमेंट से, ठीक है। द कंपनी कैन नॉट क्रिएट चार्ज ऑन इट बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट को गिरवी नहीं रखवाया जा सकता। आप कहेंगे सर बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट में आते भी कहाँ हैं, जरूरी नहीं है कि हर जो वो चीज जो बैलेंस शीट में आती है वही आपकी एसेट हो। बुक्स ऑफ अकाउंट अपने आप में बहुत बड़ी एसेट का काम करते हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में इंफॉर्मेशन छुपी हुई रहती है कंपनी की, और मैनी टाइम्स तो ये जो एसेट बैलेंस शीट में आती है उनके मुकाबले कई गुना ये अपनी वैल्यू रखते हैं। तो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को के ऊपर लोन नहीं ले सकती। उसका रीजन क्या है वो भी आप आगे देखिएगा। द रीजन फॉर द सेम इज दैट these books are to be kept by the company at its office and are open for inspection। जब आप अकाउंट्स ऑफ कंपनी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ने को मिलेगा कि ये रूल है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस ही रखी जाएंगी और वो इंस्पेक्शन के लिए रखी जाएंगे। तो अगर आपने उन्हें गिरवी रखवा दिया तो ये चीज पॉसिबल हो नहीं पाती है। Thus a company cannot borrow money on the security of its books of account। The company can also not create charge on its reserve capital। एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल आप जानते होंगे अनकोल्ड कैपिटल का जो अभी तक आपने मंगाई नहीं है, जैसे पार्टी पेड शेयर होते हैं ना, तो आप 10 रुपए वाला शेयर आपने अभी तक 4 रुपए मंगा रखे हैं, तो 6 रुपए अनकोल्ड कैपिटल हो गई। तो कंपनी चाहे तो कभी भी मंगा सकती है, लेकिन कंपनी अगर जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करा ले तो अनकोल्ड कैपिटल का कुछ पार्ट, कुछ या सारा का सारा पार्ट रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि ये पैसा तभी मंगाया जाएगा जब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही होगी और कंपनी अपनी एसेट से लोन नहीं चुका पा रही होगी, उससे पहले नहीं मंगाया जाएगा। तो रिजर्व कैपिटल पर भी आप लोन नहीं ले सकते। द रीजन फॉर द सेम इज दैट रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड बाय द कंपनी ओनली इन द इवेंट ऑफ इट वाइंडिंग अप। That a company cannot borrow on the security of its reserve capital। तो बात ये निकल के आई कि कंपनी सारी एसेट पर लोन ले सकती है सिवाय दो चीजों के, बुक डेट के ऊपर लोन लिया जा सकता
और कंपनी लोन नहीं ले सकती अपनी रिजर्व कैपिटल के ऊपर। नेक्स्ट, द कंपनी कैन क्रिएट चार्ज ऑन इट्स अनकोल्ड कैपिटल। अनकोल्ड कैपिटल पर लोन ले सकती है ओनली इफ इट इज सो ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वो चीज पॉसिबल है कि आप अनकोल्ड कैपिटल पर लोन ले रहे हैं। जल्दी से बताइएगा यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइएगा। ये केस आपके सामने, एक बार ये पढ़ लीजिएगा। ए कंपनी वाज ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू बोरो मनी एंड क्रिएट चार्ज ऑन इट्स अनकोल्ड कैपिटल। द कंपनी पास्ड ए स्पेशल रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग दैट specified amount of uncalled capital that is 10 per share shall not be called except in the event of company winding up। तो ये जो रिजोल्यूशन पास किया गया है कि वाइंडिंग अप के अलावा कभी और नहीं मंगाया जाएगा, तो बताइएगा जो अनकोल्ड कैपिटल है वो कन्वर्ट हो गई या नहीं हो गई रिजर्व कैपिटल में? जल्दी से बताइएगा, अनकोल्ड कैपिटल कन्वर्ट हो गई या नहीं हो गई रिजर्व कैपिटल में? ठीक है। Subsequently, the director borrow money against the uncalled capital, charge the entire uncalled capital including portion of reserve capital। तो बाद में डायरेक्टर्स ने मनी बोरो किया अनकोल्ड कैपिटल को गिरवी रखवा के, इंक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ रिजर्व कैपिटल। तो क्या ये सही एक्शन था डायरेक्टर का? आंसर इज नो। इट वाज हेल्ड दैट चार्ज वाज नॉट वैलिड एंड ऑपरेटिव ऑन द रिजर्व कैपिटल। That in this case, the reserve capital of 10 per share was not subject to charge in favor of the money lender। तो मनी लेंडर खुश हो रहा है कि मेरे पास तो चलिए अनकोल्ड कैपिटल एज ए सिक्योरिटी आ गई, अगर कंपनी नहीं उधार चुका पाएगी तो शेयर होल्डर से वो पैसा मंगाया जाएगा और मुझे चुकाया जाएगा। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चार्ज है रिजर्व कैपिटल पर ये इनवैलिड है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइएगा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अभी तक का जो 2 लेक्चर हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन बैंक मैंने दिया हुआ है आपको उनमें क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।